हेलो बच्चों, मेरा नाम धर्मेंद्र फलडोदा है और आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज आपकी रहेगी, तो हम उन्हीं पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 14 के जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हमने ये दोनों टॉपिक एक साथ शामिल क्यों किए? क्योंकि कई बार बोर्ड रिपीट कर देता है। जैसे पिछले साल आपको फुल वेव दिया तो वापस से फुल वेव दे सकता है। यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाइए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी को समझाइए, इन दोनों में से आपको एक टॉपिक जरूर बोर्ड के अंदर मिल जाएगा। और साथ में इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी अटैच होता है। जैसे इसमें न्यूमेरिकल किस तरीके का पूछा जाता है, इसमें हमेशा आपको ये पूछा जाएगा जैसे इनपुट फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है, तो अगर आपके पास पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है या फुल वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी 100 हर्ट्ज होगी। और इन केस अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आपकी यही आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज रहेगी, यानी कोई बदलाव नहीं रहेगा, सेम टू सेम रहेगी। तो इन दोनों में से एक टॉपिक आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद में एक है पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझिए। जब पीएन जंक्शन बनता है तो उस समय दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होते हैं जिनको हम, एक तो डिफ्यूजन हो गया हमारे पास और दूसरा जो हो गया हमारे पास हो गया ड्रिफ्ट हो गया। अगर हिंदी में बात करूं तो हम इसको विसरण बोलेंगे और एक हमारे पास अफवाह हो गया। तो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेस होंगे, इनको हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो बड़े टॉपिक जो पूछे जा सकते हैं वो चैप्टर नंबर 14 में से यही पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। अब इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, फर्स्ट जो टॉपिक दीजिए, सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व नियत रहता है। आपको प्रूव करना है कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है और इस डेंसिटी का जो वैल्यू आता है 2.3 × 10⁻17, ये आपको प्रूव करके बताना होगा। उसके बाद में अगला है कि नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है, इसकी कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखिए। आपको न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताना है, उसकी कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखना है, वो आपको उसके अंदर लिखना है। उसके बाद में एक और है, नाभिकीय युग्म की स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ वक्र खींचिए। आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ बनाना है, जो आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को ये मिलता है। ये आपका 0.8 फर्मी मीटर आपको मिलता है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है और यहाँ पर -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी जाती है। तो ये ग्राफ आपको इसके अंदर बताना है। तो ये हुई चैप्टर नंबर 13 की बात। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रहेगा कि बोर की परिकल्पना लिखिए, यानी बोर पोस्टिल्यूट आपको लिखने हैं। कई बार ये रिपीट हुआ है, इस बार इस टॉपिक के आने की पूरी गारंटी है, तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस बोर पोस्टिल्यूट के अंदर जो आपके 3 पोस्टिल्यूट है, परिकल्पना है, उसके अंदर जो सेकंड है जिसको हम कोणीय संवेग का क्वांटीकरण भी बोलते हैं, जिसका नाम है कोणीय संवेग का क्वांटीकरण। अब कोणीय संवेग का क्वांटीकरण या एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन, तो ये अगर इन तीनों परिकल्पनाओं में से अगर आपको एक कोई पूछा जाएगा तो दूसरी तो पूछ ही लेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे यहाँ पर लिख रखा है, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित, अभिग्रहित का मतलब भी सेम ही है, परिकल्पना यानी पोस्टिल्यूट। तो मैंने पहले ही बोला कि तीनों में से दूसरा जो है उसको पूछने की पॉसिबिलिटीज हमेशा ज्यादा रहेगी। उसके बाद में लास्ट में हमारे पास है कि रदरफोर्ड व बोर मॉडल, रदरफोर्ड और बोर मॉडल, उसके कोई दो आपको ड्रॉबैक्स लिखने हैं, दो कमियां आपको इसके अंदर लिखनी है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की बात हो गई। इसके अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक थे वो हमने कवर किए। उसके बाद में हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11। उसके अंदर आपको हमेशा पॉसिबिलिटीज रहेगी कि छोटे छोटे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, जैसे वर्क फंक्शन को आपको डिफाइन करना हो, यानी कार्यफलन को आपको डिफाइन करना हो। उसके बाद में स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव को आपको समझाना हो। उसके बाद में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को समझाना हो, यानी दहली आवृत्ति क्या होती है। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है आपको इसमें से पूछी जाएगी।
उसके बाद में हमारे पास एक है तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असमर्थ क्यों रहा। अब इसमें आइंस्टीन इक्वेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हमने शामिल नहीं किया क्योंकि पिछली बार बोर्ड में वो पूछ चुके हैं। तो ये कई सालों से नहीं आ रहा है, तो इसके आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, तो ये हमारे पास टॉपिक आ सकता है। उसके बाद में अगर हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमारे पास वही है। देखो क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल रहे हैं, एक जगह अपवर्तन लिखा है, एक जगह परावर्तन लिखा है, यानी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को आपको हाइगेन्स थ्योरी से समझाना है। अब इन दोनों में से एक टॉपिक आपको निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, हमेशा ही पूछा जाता है, तो दोनों में से एक को आपको हमेशा प्रूव करना है। जैसे आप अपवर्तन रिफ्रैक्शन को आप अगर समझाओगे तो इसमें स्नेल्स लॉ को आपको प्रूव करना रहेगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर, इसको आपको n2 अपॉन n1 के बराबर प्रूफ करना होगा। और बात रही परावर्तन की, रिफ्लेक्शन की, तो इस रिफ्लेक्शन में आपको एंगल I इक्वल टू एंगल R को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक ये जो टॉपिक है आप इसको स्किप कर सकते हो, जितने भी बोर्ड एग्जाम अभी तक हुए हैं उसमें से ये टॉपिक एक बार पूछा गया है, लेकिन इसको शामिल इसलिए किया गया कि अभी तक ये केवल एक बार ही पूछा गया है, तो पूछने की संभावना बन जाती है। उसके बाद में हम आते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 के अंदर सीधा थ्योरी होता है कि पिछली बार आपको प्रिज्म इसके अंदर पूछ लिया था। अब प्रिज्म के अलावा इसके अंदर बनता है कि दर्पण समीकरण, यानी आपको एक फॉर्मूला प्रूव करना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी मिरर इक्वेशन को आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक होगा इसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर जो फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला एक अपवर्तन फॉर्मूला, आपको रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बता रखा है, उसको 2 बार आप अप्लाई करोगे तो आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला मिल जाएगा, और एंड रिजल्ट इसका रहेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखा जाए तो केवल और केवल इन दोनों में आपको एक माइनस का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये मिरर इक्वेशन तो हर बार बोर्ड के अंदर रिपीट होता है, यानी हर साल इसको पूछा जाता है, और आपको ये वाले सारे टॉपिक और में मिलेंगे, यानी अगर मिरर इक्वेशन आया तो इसके और में आपको लेंस मेकर मिल सकता है, और लास्ट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं, प्रकाशिक यंत्र जो आते हैं, उसके अंदर आपको सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप इस बार पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पिछले बोर्ड में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछ लिया गया, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को पूछ लिया गया। तो ये अगर आप तीनों टॉपिक तैयार कर लेते हो तो इस चैप्टर के जो बड़े जितने भी टॉपिक आने वाले हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 के अंदर, चैप्टर नंबर 8 में हमेशा आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हमारे पास 7 तरीके के रेडिएशन होंगे, हमेशा उनके या तो यूजेज पूछ लेंगे या उनका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, वो पूछे जाएंगे। लेकिन मान लो थोड़ा सा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन d∅/dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो हमारे पास विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट आने वाला है, तो इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इसको कई बार एमसीक्यू में पूछा गया है। इसको अगर मैं हटा दूं पूरा का, केवल आपको ये लिख के बोला गया है कि बताओ इसका यूनिट क्या है। अब हमें पता है ये करंट का फॉर्मूला है, तो इसका यूनिट हमेशा क्या रहने वाला है, एम्पियर रहने वाला है। उसके बाद में मैक्सवेल के चारों इक्वेशन इसमें आपको पूछने की संभावना बनती है। तो मैक्सवेल की चारों इक्वेशन आनी चाहिए। चारों इक्वेशन में कौन सा होता है, 2 तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कौन से, E डॉट ds, एक E डॉट dl, और ऐसे ही 2 हमारे पास रहेगा B डॉट ds और B डॉट dl। तो ये चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर 7 के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले लिखा है एवरेज पावर इन AC सर्किट, यानी औसत शक्ति का आपको इसके अंदर डेरिवेशन करना है। औसत शक्ति का जो हमारे पास जो फॉर्मूला मिलता है वो इस तरीके का मिलेगा, V RMS I RMS cos phi।
ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी अटैच हो जाएगा। जब लास्ट में आप ये फॉर्मूला निकालोगे तो जस्ट नीचे आपको एक न्यूमेरिकल भी मिलेगा और आपको केवल सिंपल वैल्यू पुट करनी है। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरी संभावना इसकी बनती है। उसके बाद में हमारे पास है शुद्ध प्रयुक्तव्य में तात्क्षणिक धारा, कलांतर, प्रेरक प्रतिघात और औसत शक्ति आपको इसके अंदर निकालनी है। यानी आपको अगर इंडक्टर लें तो उस इंडक्टर में जो करंट मिलता है हमेशा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ये करंट को आपको प्रूफ करना है, करंट लाके इसके अंदर बताना है। उसके बाद में कलांतर फेज डिफरेंस आपको निकालना है, फेज डिफरेंस निकालोगे। उसके बाद में आपको प्रेरक के प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको निकालना है। और लास्ट में इसमें ट्रांसफॉर्मर आता है। हालांकि ट्रांसफॉर्मर का डेरिवेशन भी पूछा जाता है, डेरिवेशन हमेशा कम पूछा गया है, या तो उसका न्यूमेरिकल पूछा गया है या उसके अंदर यह पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं कितने टाइप के होते हैं, 3-4 टाइप आपको करवा रखे हैं और उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो इसको पूछने की पूरी संभावना बनती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर लेंज के नियम से ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन लेंज लॉ, तो बोर्ड में 2-3 बार पूछा जा चुका है, पिछले 2-3 साल से इसको नहीं पूछ रहे हैं, तो इस बार पूछने की संभावना इसकी बनती है। और एक एसी जनरेटर में तात्क्षणिक ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल आपको एसी जनरेटर के अंदर जो लास्ट के अंदर आपको ईएमएफ मिलता है E = E0 साइन ओमेगा टी, तो ये आपको डेरिवेशन करना है इसके अंदर। इस डेरिवेशन को करने के लिए हम फेराडे का सेकंड लॉ लगाते हैं -d∅/dt, और फाई की जगह फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है Bs cos थीटा और थीटा की जगह ओमेगा टी रखेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 5 इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बड़े टॉपिक उस चैप्टर में से आने की संभावना नहीं है, आपको छोटा कोई क्वेश्चन उसके अंदर पूछ लेंगे। अब चैप्टर नंबर 4 अगेन इन दोनों में से एक टॉपिक आने की पूरी गारंटी है। हमेशा से पिछली बार जो 2 आए थे वो भी इसी हिसाब से आए थे। तो एक तो है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, यानी किसी सोलेनोइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है μ0 Ni, तो ये आपको डेरिवेशन करके इसके अंदर बताना है। और लास्ट वाला कि कोई 2 धारावाही चालक तार है, उनकी इकाई लंबाई पर कितना बल लगता है, 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है, उनके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगता है, तो उस फोर्स का फॉर्मूला इस तरीके से होगा F/L यानी यूनिट लेंथ पर फोर्स। इसका जो रिजल्ट मिलेगा μ0 I1 I2 / 2πd, तो इस तरीके का आपको लास्ट के अंदर एंड रिजल्ट इसका मिलने वाला है। तो गारंटी इन दोनों में से आपको एक टॉपिक जरूर मिलेगा बोर्ड के अंदर। उसके बाद में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। अगेन चैप्टर नंबर 3 को स्किप किया गया है, उसमें से न्यूमेरिकल MCQ फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछने की पॉसिबिलिटीज बनती है, बड़ा क्वेश्चंस उसमें से नहीं बनता इसलिए स्किप किया गया है। अब चैप्टर नंबर 2 में अगेन इन दोनों में से एक टॉपिक जरूर आपको पूछा जाएगा। तो पहला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है C = A∈0/d, तो ये आपको प्रूफ करके बताना होगा। और दूसरा इसके अंदर है द्विध्रुव के कारण विभव पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक तो एक्सियल पोजीशन होगी, दूसरी इक्वेटोरियल यानी अक्षीय और निरक्षीय। इसका फॉर्मूला जो लास्ट में निकलता है वो निकलता है Kp cos θ/r²। तो आप थीटा की जगह एक बार 0 डिग्री एंगल रखोगे तो आपको एक्सियल पोजीशन मिल जाएगी, और थीटा की जगह 90 डिग्री लिखोगे तो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में से है। उसके बाद में हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में आज तक बोर्ड ने बड़ा टॉपिक नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार का जो मॉडल पेपर आया है
उसके अंदर बड़ा टॉपिक दे रखा है। तो बड़े टॉपिक में एक तो हो गया अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जिसके अंदर आपको जो फॉर्मूला मिलता है E = 2k λ/r। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इसको आपको प्रूव करना होगा। पिछली बार इसका न्यूमेरिकल पूछा गया था, यानी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था, k की वैल्यू हमें पता होगी, r की वैल्यू दे रखी थी, आपको लैम्डा निकालना था। एक इसके अंदर रहता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण, यानी डाइपोल पर आपको टोटल फोर्स निकालना है और उसके अंदर टॉर्क निकालना। तो फोर्स का फॉर्मूला इसमें आपको इस तरीके से मिलता है, QE - QE = 0, और टॉर्क का जो फॉर्मूला आपको इसके अंदर मिलता है PE sin थीटा। तो आपको इसको प्रूव करना होगा। तो ये सारे बड़े टॉपिक हमने कवर किए, और इन टॉपिक में से आपके 25 से 30 नंबर, कितने नंबर? 25 से 30 नंबर। अगर आपने इन टॉपिक को तैयार कर लिया तो हमारे पास टोटल 56 नंबर, 56 नंबर का जो पेपर होगा उसमें गारंटी 25 से 30 नंबर आपको आ जाएंगे, अगर आपने इन सभी टॉपिक को क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए सहायता करेगा, आपको टॉपिक ढूंढने में मदद करेगा, और आप घर पर बैठकर बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करोगे तो आपको हर चैप्टर वाइज, इसलिए मैंने लिखा है, तो आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप उसी टॉपिक वाइज आप उसको तैयार करें, और निश्चित तौर पर आपके पास बोर्ड में अच्छे नंबर आने का अवसर होगा। आपको बोर्ड की जो भी एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे।